हाय, मेरा नाम डॉक्टर जतिन अग्रवाल है। आज मैं और डॉक्टर विकास सिंगला स्मॉल बावल यानी छोटी आंत क्या होती है उसकी बीमारी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर विकास, ये छोटी आंत की बीमारी क्या होती है? डॉक्टर जतिन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बावल जिसे हम छोटी आंत भी बोलते हैं, हम्म। ये हमारे पेट का वो हिस्सा है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं ये पहले हमारे स्टमक में एंटर करता है और स्टमक से ये फूड ग्रेजुअली हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जो छोटी आंत की लेंथ होती है ये 8 से 10 मीटर होती है और इसका काम है खाने को डाइजेस्ट करना। तो जिन मरीजों को छोटी आंत की दिक्कत होती है उनका सबसे मेन सिम्टम होता है लूज स्टूल या डायरिया, क्योंकि छोटी आंत खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इससे मरीज को दस्त लग जाते हैं, दिन में 4 या 5 मोशन आते हैं और ये काफी बल्की स्टूल होते हैं। इसके साथ मरीज को काफी तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है। शरीर के अंदर आयरन कम हो जाता है और B12 और फोलिक एसिड भी कम हो जाते हैं। इससे मरीज को अनीमिया हो जाता है। कुछ मरीजों में एल्ब्यूमिन भी कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है, तो एल्ब्यूमिन की कमी होने से पैरों में सूजन भी आ सकती है। छोटी आंत की बीमारी का दूसरा लक्षण होता है पेट में दर्द होना। कुछ मरीजों को छोटी आंत में अल्सर बन जाते हैं, जिससे कि मरीजों को पेट में दर्द हो सकता है। छोटी आंत की बीमारी का अगला लक्षण है कि स्टूल के अंदर ब्लड आना। कई बार ये ब्लड हमें आंखों से दिखाई देता है, इससे हम ओवर्ट ब्लीडिंग बोलते हैं। ऐसे में मरीज को या तो काले रंग का स्टूल आता है या लाल रंग का स्टूल भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ मरीजों में स्टूल में ब्लड काफी कम मात्रा में आता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि स्टूल में ऑकल्ट ब्लड है, यानी टेस्ट करवाएंगे तो ब्लड नजर आएगा और नेकेड आई से ब्लड नजर नहीं आता है। छोटी आंत की बीमारी का एक और लक्षण होता है कि आंतों में रुकावट आ जाना। कुछ मरीजों में छोटी आंत के अंदर स्ट्रिक्चर बन जाते हैं। स्ट्रिक्चर का मतलब है कि छोटी आंत का रास्ता तंग हो गया है। तो ऐसे मरीजों को पेट में काफी सीवियर पेन होता है, नाभि के चारों तरफ पेन होता है। और उस पेन की खास बात होती है कि ये पेन मरोड़ की तरह होता है, कि कभी सीवियरिटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर बिल्कुल कम हो जाता है। इसके साथ मरीज को उल्टियां भी लग जाती है और हवा पास भी नहीं होती है और पेट फूल जाता है। इसे हम स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो छोटी आंत की बीमारियों के जो लक्षण हैं वो है दस्त लग जाना, शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना, पेट में दर्द होना, स्टूल में ब्लड आना या फिर आंतों में रुकावट आ जाना। डॉक्टर विकास, कौन सी बीमारियां हैं छोटी आंत की जिनमें ये सब लक्षण देखे जाते हैं? तो छोटी आंत की जो मेन बीमारियां हैं, तो सबसे पहले है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज का मतलब है कि मरीज को गेहूं से एलर्जी है। जब मरीज गेहूं खाता है तो हमारी छोटी आंत के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम विल्लाई बोलते हैं। तो गेहूं खाने से ये विल्लाई नष्ट हो जाते हैं, तो मरीज खाना नहीं पचा पाता है। ऐसे मरीज को दस्त लग जाते हैं और मरीज का वेट कम हो जाता है और खून की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को डायग्नोस आसानी से किया जा सकता है। इसको हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसे हम आईजीए, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज बोलते हैं। और एंडोस्कोपी करके हम छोटी आंत के ऊपरी हिस्से जिसे ड्यूoडम बोलते हैं वहां से बायोप्सी लेते हैं। तो बायोप्सी से और ब्लड टेस्ट से इस कंडीशन को हम कंफर्म कर सकते हैं। और छोटी आंत की दूसरी बीमारी है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज के अंदर हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर अल्सर बन जाते हैं। कुछ मरीजों में क्रोन्स डिजीज सिर्फ बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है, कुछ मरीजों में सिर्फ छोटी आंत को इन्वॉल्व कर सकती है और कुछ मरीजों में ये छोटी और बड़ी आंत दोनों को ही इन्वॉल्व कर सकती है। तो क्रोन्स डिजीज के अंदर आंतों में अल्सर बन जाते हैं। ऐसे मरीजों को पेट में दर्द होता है, साथ में मरीज को दस्त भी लग सकते हैं और शरीर के अंदर काफी तरह की कमियां हो जाती हैं। क्रोन्स डिजीज के पेशेंट को जोड़ों में दर्द भी हो सकता है और आंखों में दिक्कत भी आ सकती है। तो छोटी आंत की एक और कंडीशन होती है ट्यूबरक्लोसिस। देखा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस हमारी छोटी आंत के सबसे नीचे वाले हिस्से जिसे आइलियम बोलते हैं इसको इन्वॉल्व करती है। तो छोटी आंत का टीबी होने से मरीज को बुखार आ सकता है, थकान हो जाती है, भूख कम लगती है, वजन कम हो सकता है और ऐसे मरीजों में भी काफी डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ मरीजों को छोटी आंत के अंदर ट्यूमर भी बन जाते हैं। ये ट्यूमर या तो एक लाइपोमा या जिस्ट होता है जो कि बिनाइन ट्यूमर होते हैं और इसे हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। लाइपोमा आमतौर पर साइलेंट होता है। जिस्ट होने के बाद मरीज को आंतों से ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ मरीजों में छोटी आंत में कैंसर भी हो सकते हैं या लिम्फोमा भी हो सकते हैं। हम्म। ऐसे मरीजों को आमतौर पर पेट में दर्द होता है या कभी-कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो छोटी आंत की जो मेन बीमारियां हुई वो है सीलिएक डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, क्रोन्स डिजीज
और छोटी आंत के ट्यूमर या कैंसर। तो अब अगला प्रश्न डॉक्टर जतिन ये है कि क्या हम छोटी आंत को किस तरह टेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर जो हमारी कन्वेंशनल एंडोस्कोपी है और कोलोनोस्कोपी है, इससे हम छोटी आंत का थोड़ा-सा हिस्सा ही देख पाते हैं, जबकि छोटी आंत की लेंथ हमारी 10 मीटर के आसपास है। क्या कोई हमारे पास ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम रिलायबली छोटी आंत को देख सकें? डॉक्टर विकास, छोटी आंत को देखने के लिए हमारे पास रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन है, एमआरआई है और कुछ स्पेशल टेस्ट और है जो हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। उसमें से एक टेस्ट है कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर आता है एक कैप्सूल, आता है एक छोटा सा कैप्सूल आता है जो हम पेशेंट को निगलने को कहते हैं। ये कैप्सूल आपके पेट के अंदर 10 से 12 घंटे रहता है और पूरी छोटी आंत के मल्टीपल पिक्चर्स लेता है, जो बाहर लगे इस डिवाइस में कैप्चर हो जाते हैं और फिर इस डिवाइस से हम कंप्यूटर में डाउनलोड करके पूरी छोटी आंत को हम चेक कर सकते हैं। तो कई बार हमें मरीज पूछता है कि जो कैप्सूल एंडोस्कोपी में क्या किसी तरह का पेन होता है और क्या हमें बाद में कैप्सूल को रिट्रीव करना होता है या ये स्टूल में निकल जाता है? डॉक्टर विकास, जनरली कैप्सूल एंडोस्कोपी में पेन नहीं होता बिल्कुल भी। और दूसरी बात, कैप्सूल एंडोस्कोपी कराने से पहले हम ज्यादातर लोगों में सीटी स्कैन कराते हैं, क्योंकि कैप्सूल अटक सकता है छोटी आंत के अंदर अगर कहीं स्ट्रक्चर हुआ, जैसे आप बता रहे थे। अगर सीटी स्कैन में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये कैप्सूल अपने आप कुछ दिनों में पेट में से निकल जाता है। तो कैप्सूल से क्या हम किसी तरह की बायोप्सी भी ले सकते हैं या सिर्फ ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है? क्योंकि कैप्सूल जो हमें पिक्चर देगा, हमें बताएगा कि अल्सर है या पॉलिप है। क्या कैप्सूल के दौरान हम किसी तरह की बायोप्सी ले सकते हैं? नहीं, कैप्सूल में हम कोई बायोप्सी नहीं ले सकते। जैसे आप कह रहे हैं, कैप्सूल में हम देख सकते हैं वहां पे कोई अल्सर है, वहां पे कोई पॉलिप है या कोई ट्यूमर है, लेकिन हम कैप्सूल से कभी कोई बायोप्सी नहीं ले सकते। तो आप कहना चाहते हैं कि जब भी हम कैप्सूल करवाते हैं, पहले हमें सीटी या एमआरआई करवा के देखना चाहिए कि आंत में किसी तरह की रुकावट तो नहीं है, और यदि ये टेस्ट नॉर्मल है तो अगला टेस्ट कैप्सूल एंडोस्कोपी हो सकता है, परंतु सिर्फ हमें ये डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। ये हम इससे हम पिक्चर ले सकते हैं, परंतु हम इससे बायोप्सी नहीं ले सकते। डॉक्टर जतिन, क्या हमारे पास छोटी आंत की स्पेशल एंडोस्कोपी भी होती है? डॉक्टर विकास, हमारे पास छोटी आंत की स्पेशल एंडोस्कोपीज भी है। उसमें से एक होती है बलून एंट्रोस्कोपी, जो होती है सिंगल बलून एंट्रोस्कोपी और डबल बलून एंट्रोस्कोपी। इसके अलावा जो अभी एक नई टेक्निक आई है वो है स्पाइरल एंट्रोस्कोपी, जिसमें स्कोप के ऊपर एक स्पाइरस लगा होता है जो पेट के अंदर जाने के बाद गोल गोल घूमता है, जिससे सारी छोटी आंत हम देख सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जो छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है और हमारे स्कोप की लंबाई काफी कम होती है। आमतौर पर जो स्कोप की लंबाई है 2 मीटर के आसपास है और जो छोटी आंत की लंबाई है 8 से 10 मीटर की है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें छोटी आंत को एंडोस्कोप के ऊपर प्लीट करना होता है, लपेटना होता है। तो जो ट्यूब है वो घूमती रहती है और छोटी आंत को हमारे एंडोस्कोप के ऊपर प्लीट कर देगी। ये काम हम बैलून से भी कर सकते हैं। तो बैलून एंटरोस्कोपी और स्पाइरल एंटरोस्कोपी में क्या फर्क है? डॉक्टर विकास, बलून एंट्रोस्कोपी में और स्पाइरल एंट्रोस्कोपी में कुछ अंतर है। पहला अंतर तो यह है, बलून एंट्रोस्कोपी में हम पूरी छोटी आंत नहीं देख पाते। स्पाइरल एंट्रोस्कोपी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी छोटी आंत देख लेते हैं। जो आप 8 से 10 मीटर की बात कर रहे हो, पूरी नापी जाती है। क्या स्पाइरल एंट्रोस्कोपी और बैलून में सेम टाइम लगता है या दोनों में कुछ फर्क है? टाइम में भी अंतर है। बलून बहुत टाइम लेता है। स्पाइरल एंट्रोस्कोपी क्योंकि मशीन से चलती है, इसलिए वो जल्दी हो जाती है। तो आप कहना चाहते हैं कि स्पाइरल एंटरोस्कोपी एक लेटेस्ट इनोवेशन है, जिससे कि हमें छोटी आंत को देखने में टाइम कम लगता है और ज्यादा डिस्टेंस तक देख पाते हैं। डॉक्टर जतिन, ये एक नेचुरल सवाल है कि मरीज के जो दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि कैप्सूल एंडोस्कोपी और बैलून या स्पाइरल एंडोस्कोपी में क्या फर्क है, दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और हम किस तरह से टेस्ट को चूज करते हैं? पहले मैं कैप्सूल एंडोस्कोपी की बात करूंगा। कैप्सूल एंडोस्कोपी में एक कैप्सूल खिलाना होता है, तो उसमें ना मरीज को बेहोश करना पड़ता है, वो कोई भी मरीज में हम दे सकते हैं, तो वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। लेकिन हम, जैसे हमने पहले बात की, ना उसमें बायोप्सी कर सकते हैं, ना उसमें कोई हमें ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो ब्लीडिंग को रोक सकते हैं हम। स्पाइरल एंडोस्कोपी में हमें पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, मुंह में एक ट्यूब डाल के पूरा बेहोश रखना पड़ता है उसको। उसके बाद ही हम स्पाइरल को
पेट के अंदर ले जा सकते हैं। फायदा यह है स्पाइरल्स को करने का कि किसी पेशेंट में हमें बायोप्सी लेनी हो तो ले सकते हैं, कोई पॉलिप हो तो हम वो काट सकते हैं, या कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको भी रोक सकते हैं, जो हम कैप्सूल में नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हमारा पहले हम चूज जब करते हैं, अगर हमें चूज करना है कैप्सूल और स्पाइरल्स के बीच में, अगर हमारा मोटिव डायग्नोस्टिक है तो हम कैप्सूल चूज करते हैं, और अगर हमारा मोटिव कोई पॉलिप काटना है, बायोप्सी लेना है, ब्लीडिंग रोकना है, तो हम स्पाइरल्स को चूज करते हैं। तो जतिन, मुझे लगता है कि एंटेरोस्कोपी, चाहे वो बैलून एंटेरोस्कोपी हो या फिर स्पाइरल एंटेरोस्कोपी हो, ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है और इससे हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। परंतु कैप्सूल जो है उसमें इट्स अ नॉन इन्वेजिव, इसमें हमें मरीज को बेहोश नहीं करना पड़ता है। पर अगर मरीज टॉलरेट या सहन कर सके, आई थिंक स्पाइरल एंटेरोस्कोपी या बैलून एंटेरोस्कोपी एक बेटर इन्वेस्टिगेशन है। डॉक्टर जतिन, एंटेरोस्कोपी के दौरान हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर विकास, एंट्रोस्कोपी के दौरान हम एक तो बायोप्सी ले सकते हैं। जैसे हमें एंट्रोस्कोपी के दौरान कोई पॉलिप मिला तो हम पॉलिप काट सकते हैं, कोई ब्लड वेसल मिल रहा है जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्लिप लगा सकते हैं, उसको जला सकते हैं, जिसे हम एपीसी कहते हैं। और कभी हम, जैसे हमने बात की स्ट्रिक्चर की, तो अगर हमें स्ट्रिक्चर मिलता है तो हम उस स्ट्रिक्चर को भी डायलेट कर सकते हैं। तो आमतौर पर पहले छोटी आंत की जो ऑब्स्ट्रक्शन थी, रुकावट थी, उसके लिए सर्जरी की जाती थी। क्या हम कह सकते हैं कि स्पाइरल एंट्रोस्कोपी के दौरान कुछ मरीजों में हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? जी डॉक्टर विकास, अगर पेशेंट को एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स नहीं है, ऐसे पेशेंटों में हम स्पाइरल एंट्रोस्कोपी के द्वारा या बलून एंट्रोस्कोपी के द्वारा बलून डायलेट कर, स्ट्रक्चर को डायलेट करके हम उसको सर्जरी से बचा सकते हैं। और अगर कोई बड़ा पॉलिप है जिसमें पहले सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, वो भी हम एंट्रोस्कोपी द्वारा काट सकते हैं उसी टाइम पे। डॉक्टर विकास, आपने छोटी आंतों की जो बीमारियां बताई है, उनका इलाज क्या होता है? तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जो छोटी आंत की बीमारियां हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज है, सीलिएक एक व्हीट एलर्जी है, तो इसके लिए मरीज को लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन को अवॉइड करना है और साथ में कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने होते हैं। क्रोन्स डिजीज का इलाज उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मरीज को माइल्ड डिजीज है तो उसे हम एंटीबायोटिक्स या मिसालामिन इनसे ट्रीट करते हैं। यदि मरीज की दिक्कत ज़्यादा है, ज़्यादा पेन है, डीप अल्सर है और वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड्स की या फिर बायोलॉजिकल्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर मरीज को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसे हम 6 महीने से 9 महीने का टीबी की दवाइयों का कोर्स देते हैं। तो यदि छोटी आंत में ट्यूमर है, उन्हें या तो हम एंडोस्कोपी से रिमूव करते हैं या कुछ मरीजों को सर्जरी भी करवाते हैं। यदि लिम्फोमा है, ऐसे मरीजों को कीमोथेरेपी करवाते हैं। यदि एडिनोकार्सिनोमा है तो इसके लिए सर्जरी की जाती है। यदि जिस्ट है, जिस्ट के लिए भी आमतौर पर सर्जरी की जाती है। कुछ मरीजों को लाइपोमा होता है, ऐसे कुछ मरीजों में लाइपोमा को हम एंडोस्कोपी के दौरान निकाल सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि छोटी आंत की क्या क्या बीमारियां हैं, इनके क्या क्या लक्षण है, इनका क्या क्या इलाज है। यदि किसी को छोटी आंत की बीमारी है तो डरना नहीं चाहिए, इसका प्रॉपर डायग्नोस करना चाहिए और मोस्ट ऑफ टाइम इनका इलाज संभव है। धन्यवाद।